सो हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू थिंग्स दैट यू कैन वॉच बिहाइंड मी। तो आज मैं एक नई चीज़ की शुरुआत करने जा रहा हूँ, वो है टीचिंग। बीइंग अ नीट एस्पिरेंट, व्हाट आई रियलाइज्ड इन माय लाइफ दैट इज़ कि सिर्फ स्ट्रैटेजी देखने से या फिर बताने से काम नहीं चलेगा मित्र। या तो चुपचाप बिल्कुल तगड़े में पढ़ाई करने से कुछ होगा, या फिर पढ़ाने से कुछ होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हाई वेटेज का भी है। तो यहीं से मैं अपनी टीचिंग का आगाज़ करता हूँ और इंशाल्लाह आई विल नॉट टीच ओनली बायोलॉजी एज वेल एज केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एज वेल। मतलब मेरा जो पढ़ाने का तरतीब जो होगा वो कुछ इस तरह की, मैं जो क्लासेस में पढ़ूंगा फिर उसी को यहाँ पर आकर के पढ़ाऊंगा। और थोड़ा सा ये समराइज में लिखा होगा, वो बिल्कुल डिटेल्ड वे में होगा। मतलब कि समराइज मतलब व्हाट, कि पॉइंट छूटेगा, पॉइंट नहीं छूटेगा, बल्कि हम किस तरीके से समरी में एक पूरे चैप्टर को याद कर पाएँ उस तरीके से हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। सो बीइंग अ नीट एस्पिरेंट्स, लेट्स हेल्प टू ईच अदर एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहली चीज़ कि सेल क्या होता है। सेल ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन नीट एस्पिरेंट की वो क्या है कि इट इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब अगर अपने लफ्ज़ों में कहूँ तो बुनियादी। जैसे कि ये पूरा जो बिल्डिंग वगैरह या जो घर पूरा बना हुआ है, ये किससे बनता है? अरे ईंट से, ठीक है, ब्रिक्स से। तो वो जो ईंट है ना, ये फंडामेंटल हुई किसकी? इस पूरे बिल्डिंग की। इसी तरीके से जो हमारी बॉडी होती है ना, वो किससे मिलके बनी हुई होती है? सेल से मिलके बनी हुई होती है। तो इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा बात करना है नहीं। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलके बने हुए होते हैं। एंड दिस सेल कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। व्हाट इज यूनिसेलुलर? यूनि का मतलब होता है वन, यानी कि ऑल दोज ऑर्गेनिज्म विच आर कंपोज्ड ऑफ वन सेल दैट इज सेड टू बी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर आर दोज विच आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं उसे हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं, जबकि जो कई सारे सेल से मिलके बने हुए होते हैं उसे हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो आर कैपेबल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। यानी कि अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो एक कंप्लीट सेल से मिलके बना हुआ है, तो वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को एग्जिस्ट कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि कैन परफॉर्म ऑल इसेंशियल फंक्शन, और वो इसेंशियल फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। तो यूनिसेलुलर के बारे में जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एनसीईआरटी लिखती है वो ये कि दे आर कैपेबल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, एंड द सेकंड वन इज दैट दे कैन परफॉर्म ऑल इसेंशियल फंक्शन। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। लेकिन अगर कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर वो एक कंप्लीट सेल से कम है, जो पूरा एक कंप्लीट सेल होता है उसके अंदर थोड़ी भी कमी है, कोई चीज़ नहीं पाई जा रही है, तो वो अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, वो किसी चीज़ पर डिपेंड होगा। जिस तरीके से एक यूनिसेलुलर बीइंग अ कंप्लीट सेल, हैविंग अ कंप्लीट सेल, दे कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। लेकिन जबकि कोई सेल अगर कंप्लीट नहीं होगा तो वो चीज़ इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पर कुछ डाटा है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि ये साइंटिस्ट का नाम हो गया, ये ईयर हो गया, ये कंट्रीब्यूशन हो गया। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक 1665 में इन्होंने डेड सेल के बारे में बताया। एंटोन लिविनहुक 1674 में इन्होंने लाइव सेल के बारे में बताया। एल से लिविनहुक, एल से लाइव सेल यानी कि लिविंग सेल। और फिर उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन 1831 में न्यूक्लियस के बारे में बताते हैं। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या है सेल थ्योरी? सेल थ्योरी 1838 में स्क्लेडर साहब ने इसके बारे में
अपनी थ्योरी दी वो ये कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल एंड फॉर्म टिश्यू, यानी कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब के सब अलग अलग सेल से मिलकर बने हुए होते हैं और वो क्या बनाते हैं, टिश्यू। ये कौन बताया, स्केलेटन साहब 1838 में। जब बात आती है श्वान साहब की 1839 में इन्होंने अलग अलग एनिमल सेल के बारे में स्टडी किया और उन्होंने क्या बताया कि सेल हैड अ थिन आउटर लेयर दैट इज सेड टू बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो श्वान साहब थे 1839 में, इन्होंने अलग अलग एनिमल सेल के बारे में पढ़ा और उन्होंने ये बताया कि सेल जो होते हैं इनके पास एक थिन पतली सी आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कह रहे होते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने प्लांट टिश्यू के बारे में भी क्या किया, स्टडी किया और ये कंक्लूजन दिया, नतीजा दिया कि सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, कि जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल के अंदर ना, ये एक यूनिक कैरेक्टर है। अब उसके बाद इन दोनों चीज की बुनियाद पर जो हाइपोथेसिस दी वो क्या, कि बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, यानी कि जो एनिमल और इसी तरीके से प्लांट्स की जो बॉडीज होती है वो सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलके बनी हुई होती है। लेकिन और इसी थ्योरी को स्केलेटन एंड श्वान साहब दोनों मिल करके इन्होंने यही थ्योरी दी, लेकिन ये लोग ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये जो न्यू सेल बनते हैं आखिर कैसे बनते हैं। How new cells are formed, they couldn't able to explain about it. Then a new scientist came, that is Rudolf Virchow। 1855 में एक और साइंटिस्ट आते हैं रुडोल्फ विर्काउ। वो क्या कहते हैं, ओमनी सेलुला ई सेलुला, कि जो नए सेल होते हैं ना वो प्री एग्जिस्टेंस सेल से मिलके बने हुए होते हैं। प्री मतलब पहले, तो इन्होंने ये चीज़ बताई। फिर उसके बाद रुडोल्फ विर्काउ साहब ने क्या किया कि ये जो दोनों साइंटिस्ट थे, स्केलेटन साहब और श्वान साहब, इन दोनों की हाइपोथेसिस जो थ्योरी दी गई थी इसको इन्होंने मॉडिफाई किया। रुडोल्फ विर्काउ साहब ने इसको मॉडिफाई किया और एक फाइनल शेप दी थ्योरी की। वो ये सबसे पहली चीज़ कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब के सब सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। दूसरी चीज़ ये बताई कि न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो न्यू सेल होते हैं, नए सेल होते हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। अब उसके बाद आप एनसीईआरटी की जो हेडलाइन दूसरी देखेंगे वो ये कि एन ओवरव्यू ऑफ अ सेल। उसमें क्या था, उसमें सबसे पहले कंपैरिजन कराया गया प्लांट सेल और एनिमल सेल। एग्जाम्पल प्लांट का अनियन सेल जो कि एनसीईआरटी दिया है, और फिर इस तरीके से एनिमल ह्यूमन चीक सेल। सबसे पहले सेल वॉल परसेंट और एनिमल में एब्सेंट, ये पूरी दुनिया जानती है। ये क्लोरोप्लास्ट किसमें, प्लांट सेल में मौजूद होती है और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। फिर इसी तरीके से सेंट्रल वैक्यूल, ये परसेंट होता है किसमें, प्लांट सेल में, लेकिन ये क्या करता है कि सेल का मोर देन 90% वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा होता है, जबकि जो एनिमल सेल होता है इसका जो वैक्यूल होता है वो बहुत छोटा होता है। और चौथी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि सेंट्रोसोम इसमें एब्सेंट होता है प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। और यही याद रख लो, बाकी तीन तो पूरी दुनिया जानती है नीट स्प्रिंट की। अब इसके बाद चलिए हम लोग मज़ीद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एनसीईआरटी में आगे क्या दिया गया है, तो उसको भी जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहली लाइन की, सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। जो सेल होते हैं ना वो साइज में, शेप में और एक्टिविटीज़ में एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं। आप इधर देखिए, ये है सेल और ये इसकी फीचर है। अब जैसे कि आरबीसी की बात करूं, आरबीसी कैसा होता है, राउंड होता है और बाइकॉन्केव होता है। डब्ल्यूबीसी कैसा होता है, अमीबॉइड होता है, कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है। कॉलमनार एपिथेलियम सेल जो होता है वो लॉन्ग एंड नैरो होता है। फिर इसी तरीके से नर्व सेल जो होता है वो ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होता है, शेप आप देख सकते हैं। मेसोफिल सेल जो होता है वो लॉन्ग एंड ओवल होता है, ठीक है। तो प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है आप एनसीईआरटी में बिल्कुल बढ़िया से देख सकते हैं। मैंने यूँ ही रफली थोड़ा सा बना दिया ताकि समझ में आ जाए। और ट्रैकेट जो होता है ये इलोंगेटेड होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये इतने सारे सेल और इसकी हर एक शेप क्या है, बिल्कुल बदली हुई है, ठीक है।
अब साइज जैसे कि माइकोप्लाज्मा, इस ये कितना होता है 0.3 माइक्रोमीटर। ये सारी चीज़ें बेसिकली याद करने ही वाली है, बगैर याद किए कोई फ़ायदा नहीं होगा। पीपीएलओ कितना होता है 0.1 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया कितना होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर। एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच जो कि सबसे बड़ा होता है 10 से 15 सेंटीमीटर। और टिपिकल साइज ऑफ यूकैरियोटिक, ठीक है, ये कितना होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर। टिपिकल साइज ऑफ बैक्टीरिया ये कितना होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर। और इसी के साथ साथ वायरस 0.02 से 1-2 माइक्रोमीटर। और आरबीसी की बात की जाए तो 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। अगर इसकी रेडियस देखेंगे तो हो जाएगा 3.5 माइक्रोमीटर। तो ये बेसिकली याद करने वाली चीज़ है, इससे याद कर लीजिएगा। अब उसी में थोड़ा सा साइटोप्लाज्म के बारे में भी एनसीईआरटी में बात की गई है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये सेमी फ्लूइड होता है और इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है तमाम सेल में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, पूरे सेल में मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर एक क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, बीच में मान लो न्यूक्लियस होता है, तो इसके अराउंड क्या मौजूद होता है, आपका साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसके अराउंड मौजूद होता है सेल के अंदर। फिर उसके बाद मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़, जो साइटोप्लाज्म होता है इसे मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता है। ये अकुपाई करता है सेल के वॉल्यूम को। आप देख सकते हैं कितना सारा वॉल्यूम अकुपाई कर रहा है साइटोप्लाज्म में। और इसी तरीके से वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर्स इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर में, ताकि जो सेल है उसे लाइव स्टेट में रखा जा सके। तो ये साइटोप्लाज्म के बारे में हो गया। फिर उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में अगर बात की जाए, न्यूक्लियस क्या होता है, ये एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मौजूद होता है क्रोमोसोम। और उस क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डीएनए। सो व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विच कंटेन्स chromosome in which a genetic material is present, what we call that is DNA। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के बारे में, ये भी नीट एस्पिरेंट की दुनिया में बड़ा फेमस है, मतलब सब लोग जानते हैं। इसी तरीके से थोड़ा बहुत प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में देख लेते हैं। प्रो माने प्रिमिटिव, कैरियन माने न्यूक्लियस, यू माने ट्रू और कैरियन माने न्यूक्लियस। अब ये तो सबको पता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसके अंदर एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। जब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर इन्वेलप कहाँ से होगा? तो ये भी क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप एब्सेंट होता है। जैसे कि न्यूक्लियर इन्वेलप किसे बोलते हैं, जैसे मान लो ये पूरा एक सेल है, ठीक है, ये बीच में क्या है न्यूक्लियस, इसके अराउंड क्या होता है न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, ठीक है, तो वो भी एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। राइबोसोम जो प्रोकैरियोट होता है उसमें 70s होता है, जबकि जो यूकैरियोट होता है उसमें 80s होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में 70s होता है। फिर उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका लाइसोसोम हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी कम्प्लेक्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो आप आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जो टॉपिक मेन हेडिंग दी गई है उसमें जब आते हैं तो कुछ इस तरह से उसमें दिया गया है। सबसे पहली चीज़ कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसे किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसे बैक्टीरिया से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि ब्लू ग्रीन अलगी से, पिपियोल्डो से, माइकोप्लाज्मा से। तो इन चीज़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है किसको, प्रोकैरियोटिक सेल को। दूसरी चीज़ ये कि ये आमतौर पे क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं यूकैरियोटिक के मुकाबले में। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द बैक्टीरिया, इसी तरीके से माइकोप्लाज्मा, एंड दे आर जनरली स्मॉलर बट मल्टीप्लाई मोर एंड मोर फास्टर देन यूकैरियोटिक सेल। तो ये दो पॉइंट इसके बारे में। इसी तरीके से में वेरी इन शेप एंड साइज, प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं इनकी शेप अलग हो सकती है, इनकी साइज अलग हो सकती है, एक दूसरे से डिफर कर सकती है। अब उसके बाद इसके पास 4 शेप होते हैं, जो कि इस बार नीट 2026 में इसी से क्वेश्चन भी आया था और तकरीबन सबको याद होता है। ये क्या, बेसिलस रॉड लाइक, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो कामा शेप,
स्पाइरलम, स्पाइरल, ये 4 शेप होती है जो कि तकरीबन सबको याद होती है। फिर उसके बाद क्या, प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल अराउंड द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। प्रोकैरियोट के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है। तो प्रोकैरियोट के पास क्या होता है, सेल, ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसे माइंड में ज़रूर रखिएगा कि प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल अराउंड द सेल मेम्ब्रेन बट नॉट इन माइकोप्लाज्मा। अब उसके बाद एक और चीज़ जो इसकी सबसे बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या, कि इसके पास मेसोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक सेल हैव अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम। ये मेसोसोम क्या होता है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये अंदर की तरफ इनफोल्ड होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेसोसोम। अब उसी में दिया गया था किसके बारे में, प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड क्या होता है, स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। क्या होता है, स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। दूसरी चीज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ये होता है। और प्लाज्मिड जो होता है ये सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर बैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है, जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। और बाकी हायर क्लासेस में इसके बारे में दिया जाएगा, ऐसा एनसीईआरटी लिखती है। तो ये बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल एनवेलप, और इसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह कल बात करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, एंड इट इज़ माय फर्स्ट क्लास ऑफ बायोलॉजी। सो कैसा रहा ज़रूर बताना। सो गाइस, शुक्रिया।